गुड मॉर्निंग, नमस्कार वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइस, हाउ यू। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस कई प्रकार से आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने की कई सारी अप्रोचेज है। कुछ लोग इसे रियलिज्म बेस पे पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे आइडियलिज्म बेस पे पढ़ते हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये सब बातें आपने सुनी होंगी। तो आज हम पढ़ेंगे अप्रोचेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विभिन्न प्रकार की अप्रोचेज क्या हैं। जैसे कई प्रकार के मॉडल्स आप लोगों ने सुने होंगे, बिलियर्ड्स बॉल मॉडल सुना होगा। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे संचालित होते हैं, क्या क्या इसके मेथड होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम क्लास में बात करेंगे। और यकीन मानिए कि इस क्लास से आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में मिल ही जाते हैं। चाहे कॉल ड्यूज की बात करो, कई प्रकार के प्रश्न इससे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में जब आप पढ़ते हो तो इसके उपागम यानी अप्रोचेज होती हैं। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पहले होते क्या है। दो शब्द आपने सुने होंगे, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस दो डिफरेंट डायमेंशंस हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या अंतर है, इसको पहले समझिए। देखिए, यहां पर चीजों को जानने की कोशिश करना। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है। बहुत प्रकार की कंट्रीज होते हैं, इंडिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, फ्रांस है, जर्मनी है, जापान है। इनके मध्य के संबंधों के अध्ययन को इंटरनेशनल रिलेशंस के नाम से आप जानते हैं। जैसे कि आपका परिवार है, तो आपके परिवार का अध्ययन आप करोगे तो आपके परिवार के समाज के बाकी ग्रुपों के साथ कैसे रिलेशंस है। इसमें संप्रभु राज्यों, अब देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कुछ लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ राज्यों के मध्य अध्ययन के बारे में बात करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें राज्यों के मध्य अध्ययन, संप्रभु राज्य का मतलब वर्तमान में सारे कंट्री संप्रभु हैं, सोवरेन स्टेट हैं। भाई जितने भी वर्तमान समय में कंट्रीज हैं ज्यादातर सोवरेन है, एक दो कंट्री को छोड़ दो तो आप। अंतर सरकारी संगठन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। इवन इसके अलावा आप देखोगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, उनके भी अध्ययनों को हम इसी के अंदर रखते हैं। यानी आपका किसी के साथ संबंध कैसा है, सिर्फ आप इस आधार पर नहीं कह सकते कि आपके उनके साथ आर्थिक संबंध अच्छे हैं। तो कई सारी डायमेंशंस होती हैं संबंधों की। आर्थिक संबंध, आपके उनके सोशल संबंध, आपके उनके फाइनेंशियल संबंध, आर्थिक में हो गए, आपके उनके अन्य प्रकार के संबंध। तो कई सारी डायमेंशंस होती है ऐसी इंटरनेशनल रिलेशंस में। सिर्फ राष्ट्र के मध्य संबंध नहीं, राष्ट्र के मध्य संबंध कैसे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मध्य संबंध कैसे, कई प्रकार की डायमेंशन देखी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, इंटरनेशनल स्टडीज के रूप में जाना जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो अध्ययन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टडीज, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के रूप में इसे हम करके देखते हैं। अब इसकी काफी सारी नई नई डेफिनेशंस हैं जो आजकल वर्तमान में चल रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने ले लिया है। यानी वर्तमान में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह इंटरनेशनल रिलेशंस ज्यादा चल रहा है। भाई जैसे इंडिया अमेरिका का संबंध कैसा है, इंडिया अफगानिस्तान का संबंध कैसा है। तो वर्तमान समय में दो राष्ट्रों के मध्य और बहुराष्ट्रों के मध्य संबंध कैसे स्थापित हो रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। राज्यों के परस्पर संघर्ष और सहयोगात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस में दो राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग किस प्रकार का है, परस्पर संघर्ष किस प्रकार के, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है कि दो राष्ट्रों में लड़ाई किस पॉइंट पर हो रही है और दो राष्ट्रों के मध्य संबंध किस पर बेस हो रहे हैं, संबंध किस पर है। इन दो बातों के ऊपर बातचीत चलती है। देखो एक मेन बात समझो मेरी, जैसे आप ना परिवार के संबंधों को समझते हैं। कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी के साथ संबंध स्थापित करते होंगे तो उनको लगता होगा अरे वो मेरा भाई है, बड़ा भाई है, मैं उसका आदर करता हूँ, चलो उनको हमारी आवश्यकता है, उन्हें हमारी आवश्यकता है। कुछ लोग स्थापित करते होंगे कि इसको मेरी जरूरत है, ऐसे मेरी जरूरत है। यानी आप लोगों के भी दो तीन प्रकार की आपकी अप्रोचेस होती हैं। आप में से कुछ आदर्शवादी लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे की मदद करते हैं, जो हमेशा प्रेम भाव से रहते हैं, जो हमेशा सद्भावना रखते हैं। आप में से कुछ यथार्थवादी लोग होते हैं जो संबंध स्थापित करते हैं सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, इससे मेरा काम चल गया, इससे मेरा काम चल गया, बस। उनका कोई और तीसरा कोई मोटिव नहीं होता। इसी प्रकार से इंटरनेशनल रिलेशंस भी जो होते हैं कई प्रकार के हितों से संचालित होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है इंटरनेशनल रिलेशंस में स्वहित बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
किसी भी राष्ट्र का खुद का हित कितना इंपॉर्टेंट है, खुद उसका हित कितना सेटिस्फाइड हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आईआर को पढ़ने के लिए। आइए समझते हैं कुछ कुछ चीजें। अब मैं थोड़ा फिलोसफिकल डायमेंशंस में आपको लेकर चलूंगा। इसकी परंपरागत परिभाषा क्या है, यानी आईआर की परिभाषाओं के बारे में कभी कभी थोड़ा जानना चाहिए आप लोगों को। राज्यों को ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कारक के रूप में माना जाता है। देखो, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इंपॉर्टेंट चीज व्यक्ति तो है नहीं, उसमें तो इंपॉर्टेंट राज्य ही है। भाई अमेरिका और भारत के मध्य कैसे संबंध हैं, ये राज्य ही बताएगा ना। दोनों राज्यों के मध्य के संबंधों के बारे में आप बात करते हो तो कारक राज्य ही होगा। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप की तक ही सीमित है। मुख्य रूप से ये मार्गेंथाउ विचारक हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के। इनके बारे में जानेंगे, इनके विचार यथार्थवादी हैं या आदर्शवादी हैं, किस प्रकार के हैं। हेराल्ड स्प्राउट, इनके बारे में हम जानेंगे। डायक, इनके बारे में हम जानेंगे। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। आदि समर्थक हैं ये, इनके सब के बारे में जानेंगे, इनके विचार किस प्रकार के हैं। और हम बहुत पढ़ेंगे, कॉल ड्यूस के बारे में पढ़ेंगे, जॉन बर्टन के बारे में पढ़ेंगे। कई प्रकार के राजनीतिक विचारकों को हम जानेंगे, कौन से आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब अध्ययन के उपागम की बात करें कि कौन सी अप्रोचेस होती हैं, तो आईआर को पढ़ने की जो अप्रोचेस हैं उनके बारे में एक बार आप समझिए। अप्रोचेस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस से प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि हर एक अप्रोच की अलग डायमेंशन है। यथार्थवादी कहेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है वो सिर्फ लड़ाई से चल सकते हैं, पावर से चल सकते हैं, शक्ति से चल सकते हैं। आदर्शवादी कहेंगे कि नहीं, शांति से चल सकते हैं, संघर्ष को मिनिमम महत्व देते हैं। तो कुछ इसमें रूस टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ इसमें आपको ब्रिटेन टाइप के लोग मिलेंगे, कुछ इसमें आपको यथार्थवादी मिले, कुछ इसमें आपको आदर्शवादी मिलेंगे। तो कई प्रकार की अप्रोचेस हैं और अप्रोचेस में भी अब कई प्रकार की डायमेंशन बढ़ गई हैं। तो इन सारी डायमेंशंस को आपको समझना है। समाजशास्त्री उदारवाद के बारे में समझना है, उदारवाद के बारे में समझना है, यथार्थवाद के बारे में समझना है। इन सब चीजों को, इस पर डायमेंशनों को हमें ध्यान देना है। तो अप्रोचेस कौन सी हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं उदारवाद या आदर्शवाद के रूप में। देखो, दो व्यक्तियों के मध्य संबंध हो या दो राष्ट्रों के मध्य संबंध हो, कुछ लोग संबंध स्थापित करते हैं आदर्श को लेकर कि नहीं, हमारे उनके संबंध अच्छे हैं, वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। उनके संबंधों में अपना हित जो है बहुत ज्यादा नहीं रहता। तो आदर्शवादियों की अप्रोच क्या है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने की? अंतरराष्ट्रीय संबंधों के उदारवादी सिद्धांत का अग्रदूत आदर्शवाद था। जो उदारवाद आया, आदर्शवाद से निकलकर आया। उदारवाद जो लिबरलिज्म है, ये आइडियलिज्म से निकलकर सामने आया। 1995 में कॉन्ड्रोसेट ने पहली बार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के आदर्श रूप की शुरुआत करी। सबसे पहले शुरू हुआ था। आदर्शवाद कल्पनावाद यथार्थवादियों का आलोचक है और आदर्शवाद हमेशा आप यथार्थवादियों का उल्टा है। भाई आदर्शवादी यथार्थवाद का उल्टा है। आदर्शवादी कहते हैं कि दुनिया में आदर्श इंपॉर्टेंट है, दुनिया में वैल्यूज का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यथार्थवादी कहते हैं वैल्यूज कुछ नहीं होते, दुनिया में इंपॉर्टेंस शक्ति की है, पावर की है। तो अलग अलग अप्रोचेस हैं। उदारवादी लोकतांत्रिक शासन में बिलीव करते हैं, वो शक्ति पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। तो उदारवाद की हम बात करें तो उदारवाद जो है बेसिकली, उदारवाद, आदर्शवाद, इनकी जो अप्रोच है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को जानने की किस प्रकार की है, इसको थोड़ा सा आप और समझिए और चीजों को जानने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या क्या है इसके अंदर, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। रेनहोल्ड नेवर हर्बर्ट बटरफील्ड के अनुसार सामाजिक विज्ञान अपने आदर्श और नैतिक आधार बिना जीवित नहीं रह सकता। ये ऐसे विचारक हैं जो आदर्शवाद को सपोर्ट करते हैं और ये कहते हैं कि देखो, सामाजिक विज्ञान कभी भी अपने आदर्श और नैतिक आधार के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इनका मानना है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो होती है, ये बेसिकली आदर्शों और नैतिक हितों से संचालित होती है। आदर्शवादियों शक्तियों राजनीति दंड नीति का अस्थायी रूप देती हैं। आदर्शवादी शक्तियों की राजनीति को नहीं मानते, दंड की राजनीति को नहीं मानते, इनको ये स्वीकार नहीं करते। आदर्शवादियों के अनुसार यथार्थवादी दृष्टिकोण इतिहास को सही अर्थ को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। यथार्थवादी कहते हैं इतिहास में लड़ाइयां होती थी, जिसके पास शक्ति वो जीत गया, शक्ति नहीं वो हार गया। आदर्शवादी कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदर्शवादी मानते हैं कि देखो, मानव का स्वभाव अच्छा होता है। यथार्थवादी मानते हैं कि मानव का स्वभाव क्रूर होता है। आदर्शवादी कहते हैं मानव बहुत प्यारा होता है। यथार्थवादी कहते हैं मानव बहुत क्रूर होता है। आदर्शवादी कहते हैं कि भाई देखो,
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होता है और हमें सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों का सहारा लेना चाहिए। यथार्थवादी कहते बिल्कुल नहीं, हमें शक्ति का सहारा लेना चाहिए। ऐसे मान के चलो। आदर्शवादी क्या कहते हैं, सपोज करो मैं आदर्शवादी हूं और मैं इनसे संबंध बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा भाई साहब, कहेंगे भाई साहब आइए आइए। तो अब आदर्शवादी सोचेगा कि मैं अच्छा आदमी, से ये भी अच्छा आदमी है। यथार्थवादी सोचेगा कि नहीं, मेरे हाथ में क्या है, बंदूक है, और मैं कहूंगा भाई साहब, कहेंगे भाई साहब। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब यथार्थवादी क्या सोचेगा? यथार्थवादी सोचेगा कि मेरे हाथ में बंदूक है इसीलिए मुझे इज्जत मिली। आदर्शवादी सोचेगा नहीं, मेरे दिल में इसके प्रति श्रद्धा है, मैं इसको अच्छा मानता हूं, मैं इसकी इज्जत करता हूं, मैं इससे प्यार करता हूं, इसीलिए मुझे इज्जत दे रहा है। तो दोनों में अंतर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? यथार्थवादी की अप्रोच बहुत अलग है। आइए आगे समझते हैं, जानते हैं चीजों के बारे में और अप्रोच गहराई में समझते हैं। आदर्शवाद का मानना है कि समाज धीरे धीरे विकसित हुआ। आदर्शवाद कहता है कि समाज धीरे 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 विकसित हुआ, एक साथ नहीं बना, बहुत धीरे धीरे संबंध बने, व्यक्ति का विकास हुआ, होता गया। आइडियलिस्टिक अप्रोच है। क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में। अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। इन सब से आदर्शवाद निकल के धीरे धीरे क्रांतियां हुई, रिफॉर्म हुए, बनता चला गया। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य को अपनी विदेश नीति को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आंतरिक राजनीति दर्शन में अपनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आदर्शवादी कहते हैं कि आप अपने आप में अंदर से अच्छे होने चाहिए, और आप अंदर से अपने आप में अच्छे हैं, उसी लक्ष्य को आपको अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रखना चाहिए। अगर आप खराब हैं तो आप कभी अच्छा कर ही नहीं सकते। आप अच्छे हैं तो आप अच्छी राजनीति बनाएंगे। स्वयं भला तो जग भला, स्वयं खराब तो जग खराब। इस एस्पेक्ट की बात करते हैं कि तुम भले तो सब भले, तुम खराब तो जग खराब। इधर देखो, अब उदारवादी सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है? उदारवादी सिद्धांत में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज लिबर्टी है उदारवाद में, क्योंकि उदारवाद मतलब लिबर्टी, लिबरल मतलब उदारवाद। तो एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ ही निकलता है लिबर्टी से। तो आप कह सकते हैं उदारवाद स्वतंत्रता के लिए सीमित संवैधानिक शासन, लोकतांत्रिक शासन का समर्थन किया जाता है। उदारवादी हमेशा सरकार को संवैधानिक रूप में देखना चाहते हैं। उदारवादियों की अप्रोच है, उदारवादी हमेशा सरकार को सीमित शासन की बात करते हैं। उदारवादी लिमिटेड गवर्नमेंट और लिमिटेड गवर्नेंस, ये कहते हैं कि सरकार कम से कम काम करे, सरकार कम से कम अपना हस्तक्षेप करे। उदारवादियों की अप्रोच है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे, फ्रांस को देखो, आप ब्रिटेन को देखो, आप इन कंट्रीज में गवर्नमेंट बहुत इंटरफेयर नहीं करती। उदारवादी हमेशा मानते हैं कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य जो है वो कम से कम हस्तक्षेप करे। इसीलिए ये सीमित शासन को ज्यादा महत्व देते हैं, लिमिटेड गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व देते हैं, और संवैधानिक शासन की स्थापना वहीं होगी जहां सरकार का मिनिमम रोल होगा। आगे समझिए, ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था के पक्ष लेते हैं। अब इसीलिए उदारवादियों के खिलाफ मार्क्सवाद पैदा हुआ। ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था का अधिक महत्व लेते हैं। बाजारवादी मतलब ये कहते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, अब व्यक्ति को दुकान लगाने दो, व्यक्ति को व्यापार करने दो, तो ये सरकार का कंट्रोल नहीं चाहते, तो इन्हें बाजारवादी कह देते हैं। इसीलिए इनकी जो अप्रोच है वो उसको आप लोग कहते हैं कि बाजारवादी अप्रोच है, क्योंकि ये व्यक्ति को फ्री छोड़ना चाहते हैं, उसके ऊपर किसी प्रकार का कंट्रोल जो है वो स्थापित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति 100% क्या है? व्यक्ति 100% फ्री है इनके अनुसार। किनके अनुसार? उदारवादियों के अनुसार। तो आगे समझो, अंतरराष्ट्रीय समाज में सहयोग और शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। उदारवादी कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है इनमें सहयोग और संबंध स्थापित होने चाहिए शांतिपूर्ण, उदारवादियों के अनुसार। यार उदारवादी की अप्रोच लिबरल अप्रोच है, और लिबरल अप्रोच आपने देखा कुछ लोग समाज में रहते हैं जो एकदम फ्रीली रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो कहते हैं एकदम मस्त रहो। अब देखो मेरी बात समझो, करंट से जोड़ो, करंट से। आपने एक पिक्चर देखी है, गाना सुना है बेशरम रंग। अब बेशरम रंग में दीपिका पादुकोण क्या कर रही है? उदारवादी सोचते हैं देखो क्या लिबर्टी है, क्या लिबर्टी है, बड़ा मजा आ रहा है लिबर्टी में। उसी बेशरम रंग में जो राष्ट्रवादी समाजवादी अलग है, वो कहते हैं नहीं देखो देखो कितना बेहुदा काम कर रही है। तो अलग अलग अप्रोच है।
तो उदारवादियों को दुनिया में व्यक्ति कुछ भी करे उसको मजा आता है। उन्हें न गे से फर्क पड़ता, न लेस्बियन से फर्क पड़ता, न बेशरम रंग से फर्क पड़ता, न बेशरम से फर्क पड़ता। वो कहते हैं सब बढ़िया है, इंजॉय करो जिंदगी को, एक ही बार तो मिली है। तो ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय समाज में भी सहयोग होना चाहिए और शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए। लड़ाई क्यों? लड़ाई नहीं करनी चाहिए, लड़ो मत। आदर्शवादियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष संक्रमणकालीन है। आदर्शवादी क्या कहते हैं? ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति संघर्ष की बनी नहीं है, लड़ाइयां तो कभी कभी होती हैं। संघर्ष संक्रमणकालीन है, कभी हो गया, कभी खटपट हो गई, हमेशा नहीं होता। यथार्थवादी क्या कहते हैं कि नहीं, संघर्ष होता रहता है, लड़ाइयां चलती रहती हैं। यथार्थवादी कहते हैं रूस यूक्रेन को खत्म कर दे। राष्ट्रवादी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो लोग मर रहे हैं, जनता मर रही, गलत चीज है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में लोकतंत्र के प्रसार व अंतरराष्ट्रीय विधि को महत्वपूर्ण बनाकर संघर्षों को समाप्त किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो उदारवादी कहते हैं। उदारवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को महत्व देते हैं। उदारवादी कहते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे यूएनओ हो गया, या जो लॉज हो गए, इंटरनेशनल लॉज हो गए, विधियां हो गई, इनको बनाकर आप आईआर को अच्छा कर सकते हो। यथार्थवादी कहते हैं कोई मतलब ही नहीं, बेकार है, बेकार, कोई काम के नहीं है। क्या यूएनओ, किस काम का यूएनओ? बेकार है यूएनओ। यथार्थवादी ऐसा मानते, देखो रूस को रोक नहीं पाया, पीट रहा है यूक्रेन को, क्या है यूएनओ? आदर्शवादी कहते नहीं, इंटरनेशनल लॉज बनाओ, इंपोज करो इसके ऊपर, और विधि बनाओ, शासन बनाओ, इस प्रकार से रोका जा सकता है इन चीजों को। तो ये किसका कहना है? ये उदारवादियों का कहना है। आदर्शवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता से प्रेरित संचालित मानते हैं। इनका सिंपल सा पॉइंट है, प्रश्न एग्जाम में बनता है, ये नैतिकता से संचालित मानते हैं, और यथार्थवादी स्वयं हित से संचालित मानते हैं। ये कहते हैं नैतिकता इंपॉर्टेंट है। उदारवादियों के अनुसार मानव स्वभाव अच्छा होता है। मैंने आपको पहले बताया, कहते मानव अरे बड़ा प्यारा है, अरे भगवान, आदमी भगवान का रूप है, बड़े भगवान के रूप है आदमी। आदमी तो एकदम परम 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 वो है, परम पिता परमेश्वर भगवान आदमी तो है। मानव स्वभाव तार्किक अच्छा होने के कारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति को सहयोग संभव है। और कहते हैं आदमी अच्छा है तो फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी संभव है। इनका मानना है कि आदमी का स्वभाव इतना प्यारा है, आदमी लड़ना पसंद ही नहीं करता, कभी कभी लड़ता है। और नारीवादी आप देखोगे वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आदमी, पुरुष लड़ता है, पुरुष, महिला कभी नहीं लड़ती, महिला तो लड़ना जानती नहीं है, तो पुरुष लड़ता है। पुरुषवादी अप्रोच है लड़ने वाली, महिला तो लड़ती नहीं है, वो कभी लड़ती नहीं है। आइए आगे समझते हैं, अब आगे जानते हैं। तो समझ में आ गया आपके। अब एक और चीज है इसमें, एक समाजशास्त्री आदर्शवादी सिद्धांत है, इससे बड़े प्रश्न आजकल मिलते हैं। समाजशास्त्री उदारवाद की बात करो, इससे बड़े प्रश्न मिलते हैं आजकल आपको एग्जाम में। कॉल्ड्यूस, जॉन बर्टन, ठीक है, ये इसके विचारक है जो इसके बारे में बात करते हैं। इसी में से समुदायवाद भी निकलता है, और इसी में अंदर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम, कई सारी बातचीत इसके अंदर होती है। तो इससे प्रश्न बन जाएगा उदारवाद क्या है। और अब समाजशास्त्री उदारवाद से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। ये वर्ल्ड सोसाइटी नाम की किताब लिखी थी जॉन बर्टन ने, तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास कीजिए। कॉल्ड्यूस, कॉम्बडेन, जॉन बर्टन इसके प्रमुख मान्यताकार है। प्रश्न बनता है तो कॉल्ड्यूस का नाम आप याद रखना, कई बार आपके काम आएगा। जॉन बर्टन ये भी आपके काम आएगा, क्योंकि जॉन बर्टन ने एक थ्योरी भी दी है। जॉन बर्टन ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है वो बिल्कुल मकड़ी के जाल की तरह है, यानी सभी राष्ट्रों के मध्य सहयोग है। जॉन बर्टन का सिद्धांत आप पढ़ोगे आप इसके बारे में, ठीक है। कॉब-वेब थ्योरी इसने दी है, बहुत अच्छी थ्योरी है, जो कि यथार्थवादियों के बिलियर्ड्स बॉल मॉडल को काटती है, ठीक है। तो बड़ी अच्छी बात कही है, समझाएंगे इन चीजों को, आपको भी देखना। इस संबंध में वर्ल्ड सोसाइटी जॉन बर्टन की महत्वपूर्ण रचना है, और जॉन बर्टन ने किताब लिखी है जिसका नाम है वर्ल्ड सोसाइटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादियों की दृष्टि सीमित, आंशिक और अपूर्ण है। देखो समाजशास्त्री उदारवाद जो है, कॉल्ड्यूस, जॉन बर्टन, इन सब ने इसके बारे में बात करी है। समाजशास्त्री उदारवाद जो है ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादियों की दृष्टि सीमित और आंशिक और अपूर्ण है। ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है, हाँ,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बेसिकली ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल रिलेशंस जो है यथार्थवादी जो कहते हैं कि नहीं सब इंडिपेंडेंट है, कोई संबंध ही नहीं है, कह रहे बेकार है, बेवकूफ है यथार्थवादी। समाजशास्त्री उदारवाद जो है बेसिकली अलग डायमेंशन देता है। ये क्या कहता है समझो इस बात को। एक बच्चा कह रहा है संगठन के बारे में भी नहीं पढ़ाया जाएगा क्या सर, विचारकों को ही पढ़ाया जाएगा क्या सर। बेटा विवेक कटियार, देखो संगठनों के बारे में आप कब पढ़ते हो, विचारक एक ऊंची चीज होती है। अब आप पढ़ोगे यूएनओ के बारे में पढ़ा दो, अमेरिका भारत संबंधों के बारे में पढ़ा दो, अमेरिका बांग्लादेश के बारे में पढ़ा दो, ये सारी चीजें बाद की हैं। देखो वो पॉलिटी है और ये क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस आपको ये बताती है कि अमेरिका भारत के संबंध ऐसे क्यों बन रहे हैं, यूएनओ क्यों बना। अब यूएनओ किसने बनाया होगा, अब आप मुझे बताओ यूएनओ यथार्थवादियों के अनुसार है या उदारवादियों के अनुसार है। उदारवादियों के अनुसार है कि यूएनओ अंतरराष्ट्रीय विधि है। तो बेटा ये आपको बनाना सिखाती है। आप माँ के बारे में पढ़ रहे हो, राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो, ये तो आजकल जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी पढ़ते हो ये सब आप सीख जाओगे। आप ये समझ लो कि अगर आप इसकी अप्रोचेस समझ गए, अगर आप इसके थिंकर्स को, थॉट को समझ गए, तो आप ये मान के चलो कि फिर आप एक सेकंड में समझ जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये तो आम जनता की बातें हैं कि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया, आम जनता की बातें हैं ये, आम जनता की बातें, लेमैन नोशन है ये। लेमैन नोशन मतलब आम आदमी पढ़ता है ये चीजें, आपकी समझ में नहीं कि यूएनओ ये कर रहा है कि वो ये कर रहा है, ये सब लेमैन चीजें हैं। आप पहले थिंकर थॉट समझो, उसके बाद आप ये बनाना सीख जाओगे कि ये क्यों होती हैं चीजें। आगे समझिए, यथार्थवादियों ने राज्य के मध्य संबंधों को केंद्रीय महत्व दिया है। देखो यथार्थवादी कहते हैं कि राज्य के मध्य संबंध, कि अमेरिका अलग है और पाकिस्तान अलग है, इंडिया अलग है। इनकी एक थ्योरी है जिसे आप नाम देते हो बिलियर्ड्स बॉल मॉडल। ये तीनों अलग अलग है, इनके आपस में संबंध है, अलग अलग है। ये इंडिपेंडेंट है, आपस में लड़ेंगे। समाज शास्त्री और ये दो देशों के मध्य केंद्रीय संबंधों को महत्व दिया है राज्य के मध्य। समाज शास्त्री उदारवादियों ने अनुसार अंतरराष्ट्रीय संबंध पार राष्ट्रीय संबंध है। कहता है दो देशों के मध्य नहीं है। समाजशास्त्री कहते हैं देखो इंटरडिपेंडेंसी है। समाजशास्त्री कहते हैं समुदायवाद है। समाजशास्त्री कहते हैं ऐसा नहीं है कि एक तरफ कोने में अमेरिका एक तरफ इंडिया है, इनके बीच में दो के बीच में संबंध है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। समाजशास्त्री उदारवादी कहते हैं देखो अंतरराष्ट्रीय एक समाज है। यथार्थवादी कहते हैं कोई समाज नहीं है। पाकिस्तान जो रूस यूक्रेन को पीट रहा है। आदर्श उदारवादी कहते हैं या समाजशास्त्रीय उदारवादी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एक इंटरनेशनल समाज भी है, वो इन सब चीजों को देख रहा है और वो सारे काम नहीं होने देता। उदारवादियों के अनुसार विभिन्न देशों में लोग, समूहों और संगठनों के मध्य संबंध निर्मित होते हैं। देखो समाजशास्त्री उदारवादी कहते हैं कि किसी भी कंट्री में जो संबंध स्थापित होते हैं वो कई प्रकार से होते हैं। लोगों के मध्य भी संबंध होते हैं, समूह के मध्य भी संबंध होते हैं, संगठनों के मध्य भी संबंध होते हैं। कई प्रकार से संबंध स्थापित होते हैं, कई प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे समझिए, आगे जानिए। ये राज्य के मध्य विद्यमान संबंधों को पूर्णतः उपेक्षित नहीं कर पाते। कौन? जो समाजशास्त्री उदारवादी। ये कहते राज्य के मध्य संबंध होते हैं, लेकिन संबंध कई डायमेंशंस में होते हैं। राज्य के अतिरिक्त अन्य कर्ताओं के संबंध को महत्व दिया जाता है, जिसके कारण इसको बहुलवाद भी कहते हैं। देखो ये कहता है कि राज्य ही सिर्फ नहीं, अमेरिका और इंडिया की सरकार के संबंध नहीं है। इंडिया अमेरिका की सरकार के अलावा आप पढ़ोगे तो बहुत प्रकार के संबंध है। कंपनीज के मध्य में संबंध है, लोगों के मध्य में संबंध है। अभी एप्पल इंडिया में आ रही है, एप्पल उससे सामान मंगा रही है, हम सामान मंगा रहे हैं, आर्थिक संबंध है। सिर्फ सरकारों के संबंध नहीं है ना। दो देशों के मध्य सिर्फ सरकारों के संबंध नहीं होते, दो देशों के मध्य कई प्रकार के संबंध होते हैं, इसलिए इसको बहुलवाद भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है समाजशास्त्री उदारवाद का। ये लोगों के मध्य विद्यमान संबंध सहयोग एवं शांति स्थापित करने में सहायक होता है। समाजशास्त्री उदारवाद कहता है कि इंटरनेशनल सोसाइटी एक समाज है और इसके माध्यम से लोगों के मध्य सहयोग और शांति स्थापित होती है। ठीक है, चलिए। कॉल्ड्यूस एक मेन विचारक हैं। कॉल्ड्यूस के बारे में आप लोग सुनोगे, पढ़ोगे, तो कॉल्ड्यूस एक इंपॉर्टेंट विचारक हैं। कॉल्ड्यूस ने विभिन्न समुदायों के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया है।
कॉल्ड्यूस इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को समुदायवादी विचार पे फोकस करते हैं। कहते हैं एक समुदाय है, एक सोसाइटी है, इसके विचार पढ़ोगे तो कॉल्ड्यूस ने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग किया है और कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में दो राष्ट्रों के मध्य, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य एक समुदाय बन जाता है और आपस में क्या होता है, संचार होता है। ये कॉल्ड्यूस कहते हैं। कॉल्ड्यूस ने समुदाय के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि समुदायों के मध्य संचार पर बल देने वाले विचारक कॉल्ड्यूस है। कॉल्ड्यूस ने दो प्रकार की चीजों के बारे में बात करी है। कॉल्ड्यूस ने संरचना और संचार के निर्माण के अध्ययन के महत्वपूर्ण माना है। कॉल्ड्यूस के अनुसार शांतिपूर्ण संबंधों का विकास होता है। देखो एक कॉन्सेप्ट जिसे आप कहते हैं सुरक्षा समुदाय। सुरक्षा समुदाय एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में कॉल्ड्यूस ने बात करी है और समुदाय के दो प्रकार बताए इसने। शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज्यादा व्यापक है। कॉल्ड्यूस क्या कहता है, सुरक्षा समुदाय की बात करता है। ये कहता है कि ऐसा समुदाय बन जाता है, सुरक्षा करता है। और ये कहता है कि देखो शांति जो है, शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज्यादा व्यापक है। कि भाई साहब अगर शांति है, युद्ध नहीं है, युद्ध के अभाव से ज्यादा बड़ी चीज है शांति की स्थापना। शांति रखो। कॉल्ड्यूस ने शांति को सुरक्षा समुदाय के रूप में माना है और कहा है कि जो शांति बन रही है ना अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, वही तो सुरक्षा समुदाय है। भाई अब आप शांति की स्थापना, शांति जो हो रही है वही सुरक्षा समुदाय है। वो समुदाय क्या, सोसाइटी क्या है, अपने आप में शांति बना के रख रही है। इसमें लोगों के मध्य समुदाय की भावना का विकास होता है। और जब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है, हम लोग कहते हैं कि हम सभी को भाईचारे की भावना से देखते हैं। हम अमेरिका को भी भाई मानते हैं, हम चीन को भी भाई मानते हैं, पाकिस्तान को भी भाई मानते हैं, बांग्लादेश को भी भाई मानते हैं, श्रीलंका को भी छोटा भाई मानते हैं। तो इससे क्या है, ये कह रहा है कि शांति होती है तो शांति से क्या है, एक समुदायवादी प्रवृत्ति डेवलप होती है और लोगों के मध्य समुदाय की भावना का विकास होता है। समाजशास्त्री उदारवादी इसी बात पर ध्यान देते हैं कि अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है, अगर इसे समुदाय के तौर पर देखें और हम अगर अंतरराष्ट्रीय राजनीति को शांति से संचालित करें तो एक समुदायवादी प्रवृत्ति डेवलप हो जाती है जिसमें कि शांति स्थापित हो जाती है। अब आगे देखो, आगे क्या है, आगे है संघर्षों के समाधान बिना बल प्रयोग को संभव होता है। और ये कहते हैं कि देखो जरूरी नहीं है, अब रूस और यूक्रेन के मध्य संघर्ष हो रहा है, लड़ाई हो रही है, कि संघर्षों का समाधान बिना बल के प्रयोग के भी संभव है। अब जरूरी नहीं था कि रूस यूक्रेन के ऊपर युद्ध करता। अगर रूस अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बात करता तो हो सकता है कि रूस और यूक्रेन के मध्य समस्या का समाधान निकल जाता। अब क्या मतलब था, उसने उसके ऊपर बम छोड़ दिया, उसने उसके मिसाइल छोड़ दी। तो ये कहते नहीं, समाजशास्त्री उदारवादियों के अनुसार अगर ये समुदाय की मदद ले और उस प्रकार से सॉल्यूशन निकल सकता है। कॉल्ड्यूस द्वारा उदाहरण, पश्चिमी देशों में सामाजिक संचार, आवाजाही, बेहतर आर्थिक मानवीय अंतर्क्रियाओं के द्वारा सुरक्षा समुदाय की उत्पत्ति होती है। कहता है वेस्टर्न कंट्रीज को देखो आप, अमेरिका को देखो आप, इतने सारे कंट्री अमेरिका में, अमेरिका की बात करता है, यूरोपियन यूनियन की बात करता है, देखो इन कंट्रीज को देखो आप, लोग आपस में मिलते रहते हैं तो एक समुदाय बन गया है। लोग आपस में चले जाते हैं, बाउंड्रीज नहीं है, लोग आपस में बातचीत करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, एक समुदाय की प्रवृत्ति का डेवलपमेंट हो गया है, ऐसी बातचीत करता है। ठीक है, आगे देखो, कॉल्ड्यूस के अनुसार सुरक्षा समुदाय के दो प्रकार हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो बोलता है कि समुच्ची सुरक्षा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। कहता है देखो जी, यूएसए को देखो आप, अमेरिका में 50+ कंट्रीज हैं। अब ये सारे कंट्रीज आपस में क्या है, स्टेट है। अब ये स्टेट आपस में देखो कि इनके बीच में सुरक्षा समुदाय बना हुआ है, आपस में भाईचारे की भावनाएं, जाते हैं आते हैं, तो इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं होती। ये छोटा मॉडल है अमेरिका का, एक ही देश के मध्य में। फिर कहता है यूरोपियन यूनियन को देखो आप, यूरोपियन यूनियन के अंदर इतने सारे कंट्री हैं, बहुलवादी सुरक्षा समुदाय की बात करता है और इनके मध्य में लड़ाई नहीं होती। तो इसी प्रकार से जैसे यूरोपियन यूनियन जो है वो कई प्रकार के पश्चिमी देशों के मिलने के बाद बना है, अमेरिका एक देश का उदाहरण देता है, और यूरोपियन यूनियन कई प्रकार के देशों के मिलने के बाद बन गया और उनके मध्य में सुरक्षा समुदाय की स्थापना हो गई। तो कॉल्ड्यूस कहता है इसी प्रकार से बड़े स्तर पर ही, वैश्विक स्तर पर भी सुरक्षा समुदायों की स्थापना की जा सकती है। ये कॉल्ड्यूस का मानना है। बात समझे कि नहीं समझे आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इसका एग्जाम्पल देता है, समुच्ची सुरक्षा समुदाय,
कॉल्ड्यूस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका एक उपमहाद्वीप आकार के क्षेत्र में संघीय सरकार का निर्माण करता है कि नहीं करता अमेरिका। यूरोपियन यूनियन के बारे में कहता है कि अमेरिका को केंद्र की भांति केंद्रीय नीति सत्ता का अभाव है। इस समुदाय में मध्य सीमा पार आवागमन को बढ़ाया जाता है। यूरोपियन यूनियन को देखो आप, इतना बड़े लेवल पे लोग इकट्ठे हो गए, सुरक्षा समुदाय बन गया, तो कह रहा पूरे विश्व को कन्वर्ट कर दो ना आप, ऐसी लड़ाई होगी नहीं। इसे पूछा गया लड़ाई कैसे रोकी जाए, इसने कहा सुरक्षा समुदाय बना दो, पूरी दुनिया में ऐसी पूरी दुनिया को कन्वर्ट कर दो। अब यूरोपियन यूनियन है, लोग आपस में क्यों लड़ेंगे, ये इसने थॉट दिया। इसके बाद आप आगे देखोगे जॉन बर्टन की हम बात करें, जॉन बर्टन सबसे महत्वपूर्ण मान्यताकार जॉन बर्टन है। जॉन बर्टन और कॉल्ड्यूस दो अच्छे विचारक हैं, इनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जॉन बर्टन क्या कहते हैं इनके बारे में एक बार देखेंगे। इन्होंने विश्व समाज की संकल्पना दी, वर्ल्ड सोसाइटी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वो सुरक्षा समुदाय की संकल्पना देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, कॉल्ड्यूस है। समझ में आप लोगों की आ तो रहा है ना, जो मैं समझा रहा हूं आपकी समझ में आ रहा है ना, कि विश्व जो है, एक जो एग्जाम्पल दिया मैंने सुरक्षा समुदाय, वो किसने दिया, वो दिया कॉल्ड्यूस ने। विश्व समाज ये दिया जॉन बर्टन ने। इनकी रचना द वर्ल्ड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी 1972 की रचना एग्जाम में पूछी जाती है। बर्टन के अनुसार पार राष्ट्रीय संबंधों पर बल दिया है। दुनिया को ही समाज बना देना चाहता है, कहता है पूरी दुनिया एक समाज है, लोग आपस में लड़ना जानते नहीं, लोग लड़ते नहीं आपस में, ये कॉल्ड जॉन बर्टन कहता है। तो ये इसका सिद्धांत है विश्व समाज की संकल्पना। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा संकल्प क्या है, हम कहते हैं राम राज्य या सर्वधर्म समाज की संभावना, ऐसे ये जो है विश्व समाज की संकल्पना के बारे में बात करता है। जॉन बर्टन ने कहा है कि राज्य में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं, एक राज्य में कई प्रकार के समुदाय होते हैं। आर्थिक समूह, धार्मिक समुदाय, श्रमिक समुदाय के मध्य संबंधों को महत्व दिया है। एक राष्ट्र में कई प्रकार के होते हैं। अब आर्थिक समूह का दूसरे के साथ संबंध हो जाएगा। इनके मध्य स्थापित संबंध राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। कहता है देखो, एक देश में कई प्रकार के समुदाय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अब आर्थिक समूह है। आपको क्या लगता है कि हमारे देश इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई हो जाए तो क्या हमारी कंट्री में क्या नाम है उनका, अडानी साहब और अंबानी साहब की लड़ाई हो जाएगी पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के साथ? नहीं होती। धार्मिक समुदाय, हमारे कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हमारे कंट्री के मौलवी और उनके मौलवी की लड़ाई हो जाएगी? नहीं होगी। श्रमिक समुदाय, लेबर ग्रुप, तो कहता है कि अगर कंट्री से परे इनके जो संबंध होते हैं स्थापित होते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखोगे आप तो इनके मध्य संबंध स्थापित राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। ये सीमा नहीं देखते भाई। इंडिया का बिजनेसमैन यूएस के बिजनेसमैन को मानता है। इंडिया का बिजनेसमैन जो है वो फॉलो करता है कि क्या नाम है जिसने ट्विटर खरीदा है, क्या नाम है उस लड़के का, एलन मस्क क्या कर रहा है, ये इंडिया के बिजनेसमैन को पता रहता है। उनके मध्य आपस के संबंध स्थापित होते हैं। इंडिया अमेरिका के मध्य कितनी भी लड़ाई हो जाए, एलन मस्क किसी को मेल करेगा, बोलेगा कि मैं तुम्हें फंडिंग करना चाहता हूँ, सब बोलेंगे हाँ हाँ दो फंडिंग दो। ठीक है। चीन के साथ कितनी कंट्रीज की लड़ाई है, हमारी कंट्री खूब लड़ाई है। अब आप देखो आजकल जो एडटेक एजुकेशन कंपनी चल रही है, बहुत सारी एडटेक एजुकेशन कंपनीज है जिनको फंडिंग मिल रही है। फंडिंग कहाँ से आती है? सब फंडिंग चाइना अमेरिका से आती है, सारी फंडिंग। चाइना को गाली देते उन्हीं की फंडिंग से काम चला रहे हैं। तो ये जो है आर्थिक संबंध है, ये सीमाओं से परे होते हैं। ये कॉल्ड्यूस, ये जॉन बर्टन कहता है, ये कहता है अंतरराष्ट्रीय समाज बन रही है, इसके बारे में बात करता है। ये संबंध पारस्परिक रूप से लाभदायक होते हैं और ये हमेशा सीमाओं से परे होते हैं। इसकी आलोचना करी लोगों ने, आलोचकों ने कहा भाई साहब आपका दिमाग खराब हो गया। अब इसकी आलोचना कौन करेगा? यथार्थवादी करेंगे। अंकिता ठाकुर, हेलो हाय। आलोचकों के अनुसार विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों का पूर्णतः समाप्ति संभव नहीं है। आलोचक कहते हैं देखो जी, दो समुदायों के मध्य में लड़ाई होगी। जो समाजशास्त्री उदारवादियों का जो स्टेटमेंट है ये कंप्लीट नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि लड़ाई ना हो, लड़ाई तो होगी। आलोचकों के अनुसार विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों की पूर्णतः समाप्ति संभव नहीं है। किसी भी कीमत पर यह समाप्ति संभव है ही नहीं, ये लड़ाई होगी। जेम्स रोज नाउ ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को नवीन बहुकेंद्रित विश्व के रूप में माना है। ये कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है ये नवीन बहुकेंद्रित विश्व के रूप में है। इसमें कई प्रकार के केंद्र हैं। विश्व में अराजकता पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई। जैसे कि इन लोगों ने, समाजवादी उदारवादियों ने कहा अराजकता है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लड़ाइयाँ होनी नहीं है। तो इनके आलोचक यथार्थवादी कहते हैं ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, लड़ाइयाँ होंगी।
जेम्स रोज नाउ के अनुसार परंपरागत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बिलियार्ड मॉडल पर आधारित थी, वर्तमान राजनीति कॉबवेब मॉडल पर आधारित है। अब इन दो चीजों को आप एक बार ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दो मॉडल के नाम इन्होंने लिए कि क्या परंपरागत अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है बिलियार्ड मॉडल पर आधारित थी। अब बिलियार्ड मॉडल क्या होता है और कॉबवेब मॉडल क्या होता है, इन दोनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि बिलियार्ड मॉडल क्या है और कॉबवेब मॉडल क्या है। इसको एक बार आप लोग समझिए, इसको एक बार आप जानिए, दोनों मॉडल क्या क्या है। अब अगली जो क्लास है हमारी,